यूनिट 1 का हमारा पहला टॉपिक है एनवायरनमेंट, जिसमें हम उसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड कंपोनेंट्स करेंगे, एमडी से। ठीक है। अच्छा, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो अपनी हिंदी मीडियम की पीडीएफ को खोल के बैठेंगे, क्योंकि बेसिकली ये बुक जो है वो ये इंग्लिश में है और जो आपके हिंदी के नोट्स है वो इसी की ही ट्रांसलेशन है, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन में क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा कि जो आपका एनवायरनमेंट शब्द है वो फ्रेंच भाषा के एक शब्द से लिया गया है, एनविरोनर, जिसका मतलब क्या होता है, एनसर्कल करना या टू सराउंड, किसी चीज़ को सराउंड करना। ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ आया कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या निकल गया फाइनली, एनवायरनमेंट इज इक्वल टू सराउंडिंग। तो हमारी सराउंडिंग को ही हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट इज इक्वल टू सराउंडिंग। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका क्या बनेगा कि जब हम सराउंडिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 3 क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले, सराउंडिंग किसकी सराउंडिंग। ठीक है। किस और सराउंडिंग में कौन कौन है, किसने सराउंड कर रखा है और कहाँ कर रखा है। ठीक है। पहले शब्द का आंसर क्या है, जनरली हम जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो हम लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए देखते हैं कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स के एनवायरनमेंट की बात करते हैं। हमें क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम किसी टेबल के एनवायरनमेंट की बात करेंगे या फिर एक चेयर के एनवायरनमेंट की बात करेंगे, एक बिल्डिंग के एनवायरनमेंट की बात करेंगे। हमारा बेसिक जो मेन कंसर्न होता है वो जीव है। ठीक है। तो जो लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको हम सेंटर में रखेंगे और कहेंगे कि इसको, इसके एनवायरनमेंट के बारे में बताओ, इसको किस किसने घेर रखा है वो बताओ। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है व्हाट, उसमें आपके लिविंग ऑब्जेक्ट को हम सेंटर में रखते हैं, जिसमें आपका जो मेन है उसमें मैन है। ठीक है। तो हम बेसिकली मैन के एनवायरनमेंट की बात करेंगे, बाकियों के एनवायरनमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, बाय व्हाट सराउंडेड, किसने घेर रखा है। तो जितनी भी कंडीशंस है, जितने भी फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, सोशल, पॉलिटिकल, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने इंसान को घेर रखा है, ऑल द कंडीशंस, वो क्या है आपकी, बाय व्हाट सराउंडेड, किसने घेर रखा है, इन सब चीज़ों ने। ये बेसिकली आपका कंपोनेंट्स पार्ट में कवर हो जाएगा। ठीक है। और कहाँ घेर रखा है, ऑब्वियसली धरती पे, अर्थ सरफेस पे, स्पेस पे, हैबिटेट जहाँ पे इंसान रहता होगा, वो जिस प्लेस पे वो रहता होगा उसी के तो चारों ओर वो वहाँ पे एनवायरनमेंट से घिरा होगा। ठीक है। बट कुछ कहते हैं कि जो आपका जो एनवायरनमेंट है उसके कंसर्न में आप मैन को ना रख के सभी ऑब्जेक्ट्स को रखें, सभी लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, इन सबको रखा जाए। ठीक है। तो ओवरऑल इससे हमें क्या समझ आया कि जो एनवायरनमेंट है वो बेसिकली क्या है, सम टोटल ऑफ कंडीशंस है, सभी कंडीशंस जो सराउंड करती हैं किसको, मैन को, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्पेस। ठीक है, स्पेस एंड टाइम। तो देखो, बाय व्हाट सराउंडेड में सम टोटल ऑफ कंडीशंस, यानी किस चीज़ ने घेर रखा है, सभी कंडीशंस को कंसीडर करेंगे हम। ठीक है। उसके बाद किसको घेर रखा है, मैन को। ठीक है। कहाँ घेर रखा है, स्पेस पर, धरती पे, अर्थ सरफेस पे, किसी पर्टिकुलर टाइम में। ऑब्वियसली टाइम के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कि स्टार्टिंग में क्या था, जब हम इंसान के एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो सपोज़ ये एक ह्यूमन बींग है, तो ह्यूमन बींग की सराउंडिंग में कौन था, किसने उसको घेर रखा था, पेड़ पौधे, एयर, सनलाइट। ठीक है। सारी प्राकृतिक चीज़ें थी, फिज़िकल एस्पेक्ट्स थे। ठीक है। और फिज़िकल एस्पेक्ट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स, और उसके अलावा जो आपके फिज़िकल एस्पेक्ट्स हैं इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, एयर, वाटर, लैंड। और आपके जो बायोटिक कंपोनेंट्स उसमें कौन कौन आ जाएंगे, प्लांट्स और ये सारी चीज़। ठीक है। तो इसने इंसान को घेर रखा है। बट क्या हुआ, जब इंसान के पास टेक्नोलॉजी आई तो उसने अपने आसपास के जो ये एनवायरनमेंट था जो काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक था उसको चेंज कर दिया। अब हमें आसपास में क्या दिखता है, आसपास में हमें रोड्स भी दिखते हैं, बिल्डिंग्स भी दिखती है। ठीक है। अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखता है, सिर्फ पेड़ पौधे तो नहीं दिखते, सिर्फ प्रकृति तो नहीं दिखती। तो ये विद टाइम चेंज भी होता है एनवायरनमेंट। ये वाला पोर्शन एक बार कंपोनेंट्स करने के बाद दोबारा समझेंगे, क्योंकि आई थिंक कंपोनेंट्स के बाद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो हम चलते हैं कंपोनेंट्स वाले पार्ट पे। देखो, जो आपका एनवायरनमेंट है
एनवायरनमेंट का मतलब हमने समझ लिया। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा था, फ्रेंच भाषा के शब्द से लिया गया जिसका मतलब होता है टू सराउंड। देयरफॉर सेकंड पॉइंट क्या बन गया कि एनवायरनमेंट इज इक्वल टू सराउंडिंग। ठीक है, 3 क्वेश्चंस कर लिए हमने। किसको हम सेंटर में रखेंगे, तो मैन के एनवायरनमेंट की बात हो रही है। और कौन घेरेगा, तो ये बेसिकली कंपोनेंट्स वाला पार्ट है। और 3 वेयर, कहाँ पे हो रहा है ये सब, हवा में तो नहीं हो रहा, आसमान में तो नहीं हो रहा, स्पेस में तो नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा है, अर्थ सरफेस पे। ठीक है, अब देखो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। एनवायरनमेंट क्या है, बेसिकली देखो हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ से मिलके बनी होती है। तो आपकी जो एनवायरनमेंट है, आपकी जो सराउंडिंग है, आपके जो आसपास की चीज़ें हैं, उसमें भी 2 ही चीज़ें मैं ब्रॉडली डिवाइड कर सकती हूँ। एक या तो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग को हम क्या कह सकते हैं, बायोटिक। ये कौन सा पार्ट है उसका, बायोटिक कंपोनेंट। और नॉन लिविंग मतलब ए बायोटिक। ये क्या है आपके ए बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इन्हीं के अब हम फर्दर डिविजन्स देखेंगे कि क्या क्या होता है। बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट मतलब आपकी सराउंडिंग। सराउंडिंग में क्या क्या हो सकता है, उन सभी चीज़ों को हम 2 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। या तो वो जीवित है जिसने हमें घेर रखा है, या फिर नॉन लिविंग है। बायोटिक में क्या होता है और एबायोटिक में क्या आएगा, अब वो डिस्कस करते हैं। अब देखो एबायोटिक कंपोनेंट्स को आपके इनऑर्गेनिक या फिजिकल कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। इसमें आपके क्या क्या आते हैं, इसमें आपका लिथोस्फेयर बेसिकली लैंड पार्ट को बोलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा क्या आता है आपका एटमॉस्फेयर, मतलब गैसेस, टेम्परेचर, आसपास। उसके बाद वाटर कंपोनेंट्स। तो ब्रॉडली आपके 3 कंपोनेंट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इसमें आपका ब्रॉडली क्या है, लैंड, आपके आसपास लैंड है, और आपके वाटर बॉडीज़ हैं, और एयर कंपोनेंट ने भी आपको घेर रखा है। ठीक है, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स से हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले लिथोस्फेयर कंपोनेंट लैंड को है। अब सपोज़ मैं हिली एरियाज़ में रहती हूँ। ठीक है, मेरा घर एक हिली एरियाज़ में है। ठीक है, मैं हिली एरियाज़ में रहती हूँ। तो अगर मैं मॉर्निंग में उठी, सपोज़ मैं सो के उठी, तो मेरे को अपने आसपास क्या दिखेगा, मेरे को अपने आसपास क्या दिखेगा, प्लेन एरिया दिखेंगे, नहीं, मेरे को क्या दिखेगा, पहाड़ दिखेंगे। तो मेरे आसपास मुझे किसने घेर रखा है, मेरे एनवायरनमेंट में कौन है, मेरे आसपास मेरी सराउंडिंग में कौन है, माउंटेन्स। तो मेरा एनवायरनमेंट कैसा हो गया, माउंटेन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे रहती हूँ प्लेन हरियाणा में, ठीक है, तो हरियाणा क्या है, प्लेन एरियाज़ हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर शिवालिक रेंज का पार्ट आता है, बट हम यहाँ सोनीपत वगैरह में अगर रहते हैं तो यहाँ पे क्या है, प्लेन एरियाज़ हैं। तो जब आप उठते हो तो क्या आपको चारों ओर आपकी सराउंडिंग में क्या माउंटेन्स दिखते हैं, नहीं दिखेंगे। क्यों, क्योंकि आपकी जो लिथोलॉजी, जो आपकी लैंड है, वो क्या है, फ्लैट है, तो आपको वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो लिथोस्फेयर कंपोनेंट बेसिकली यही है। तो लिथोस्फेयर कंपोनेंट में आप क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपकी लैंड फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, यानी जो आपकी लैंड होती है वो उसकी अलग अलग फॉर्म होती है। जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन होते हैं, प्लेट्यू होता है, और आपके प्लेन्स होते हैं। ठीक है, पहाड़ होते हैं, पठार होते हैं, और मैदान होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली हर जगह तो ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगे, कहीं पे माउंटेन होंगे, कहीं पे प्लेट्यू होंगे, कहीं पे प्लेन्स होंगे। जैसे इंडिया में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके क्या है, हिमालयन माउंटेन्स है। फिर आपका ये वाला पूरा रीजन क्या है, ये आपका प्लेट्यू है, पठार, और बीच में हमारे यहाँ पे क्या है, ये यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये सारे फिर क्या बच गए, प्लेन एरिया, यहाँ पे हमारी खेती होती है। ठीक है, तो यहाँ के इंसान के लिए उसका एनवायरनमेंट अलग है, यहाँ के इंसान के लिए उसका एनवायरनमेंट अलग है, और यहाँ के इंसान के लिए उसका जो लैंड कंपोनेंट है वो अलग है। ठीक है, तो लैंड फॉर्म अलग होते हैं। अब देखो जो लैंड होती है वो आपकी किससे बनी है, रॉक से। तो क्या हर जगह सेम रॉक्स होते हैं, नहीं, हर जगह आपके अलग अलग रॉक्स होते हैं। रॉक्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, इग्नियस रॉक्स, आपके सेडिमेंट्री रॉक्स, और आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि जो आपके इग्नियस रॉक्स होते हैं, 1 सेकेंड,
ठीक है। आपको पता है कि आपकी अर्थ जो है, ये आपकी अर्थ है, ये बेसिकली 3 लेयर्स में है ना। ऊपर वाली लेयर क्रस्ट, नीचे वाली मेंटल और ये कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा होगा कि मेंटल में क्या है, ऐसे समझ लो कि लावा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, क्रस्ट को तोड़कर बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जब ये जमेगा तो इससे जो रॉक्स बनते हैं, जो मैग्मा आपका धरती के अंदर है, जब वो बाहर आके जम जाएगा तो उससे जो रॉक्स बनते हैं उनको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये इग्नियस रॉक्स क्या होंगी, हवा आएगी तोड़ने की कोशिश करेगी, रिवर आएगी तो इसको तोड़ने की कोशिश करेगी, तो इसको तोड़ तोड़ के कहीं और जाके जमा कर देगी, ठीक है। और बहुत सालों तक क्या होगी, जब ये लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर जमा होता जाएगा तो प्रेशर से ये भी एक रॉक बन जाएगा। लेकिन कैसी रॉक होगी, जिसमें अलग अलग लेयर्स होंगी, ठीक है। तो ऐसे रॉक्स क्या होते हैं, वो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं, सपोज वो इग्नियस रॉक्स ही थी, वो सेडिमेंट्री ही थी, बट बहुत टाइम तक बहुत प्रेशर झेलने के बाद उसका नेचर बदल गया, उसके रूप बदल गया, तो वो हमारी रॉक्स कौन सी होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, ठीक है। इतना डिटेल में बेशक मत जाओ, बट इतना समझ लो कि हर एरिया का, ठीक है, जो आपकी रॉक स्ट्रक्चर होता है, जो टाइप ऑफ रॉक्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स होते हैं डिफरेंट एरियाज़ में। तो डिफरेंट एरियाज़ का अपना डिफरेंट रॉक्स होंगे, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा, एनवायरनमेंट कंपोनेंट होगा रॉक्स का, वो अलग होगा, ठीक है। उसके बाद जो रॉक्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, मिनरल से, मिनरल से बने होते हैं। तो आपके जो रॉक्स अगर मिनरल से बने होते हैं तो इसका मतलब आपकी जो मिनरल कंपोजिशन होती है वो भी हर जगह सेम नहीं होती है, ठीक है। कहीं पे किसी पर्टिकुलर मिनरल की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, किसी पे कहीं दूसरे मिनरल की अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आपके और फर्दर जाना चाहो तो जो मिनरल्स होते हैं वो फर्दर एलिमेंट से बने होते हैं। तो यहाँ पे आपकी इन्होंने टेबल दे रखी है कि एक सेकेंड, ये रहा कि जब हम पूरी अर्थ को देखते हैं ना, सपोज ये हमारी अर्थ है, तो पूरी अर्थ में सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा हमारे आयरन है 35%। उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है, और फिर सिलिकॉन है, फिर मैग्नीशियम है, फिर निकल है। बट अगर मैं सिर्फ अर्थ की 3 लेयर्स करी थी ना हमने, क्रस्ट, मेंटल, कोर, सिर्फ मैं इस क्रस्ट वाले पार्ट को देखूं तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, और एल्यूमिनियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ठीक है। इसको बेसिकली ये मतलब पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अगर याद रखना चाहो तो इनका सीक्वेंस याद कर सकते हो, ठीक है। कोई ट्रिक बना लो, जैसे इसका है तो इसका बन सकता है ओ साइन, ठीक है, ऐसे करके ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आपका आयरन, ठीक है। ये है अर्थ क्रस्ट, सिर्फ अर्थ क्रस्ट को देखेंगे तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो बहुत सारे ऑक्साइड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। लेकिन होल अर्थ में अगर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा क्या है, आयरन, ठीक है। यानी पूरी अर्थ में देखूँ तो सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है, आयरन है। लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर वाली लेयर में देखूँ तो आयरन इतना ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब आयरन बीच वाली लेयर्स में बहुत ज़्यादा है, कोर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आती है ना अर्थ की, ठीक है, उसमें नहीं जाते अभी, पर ठीक है। क्रस्ट वाला पार्ट जो है वो आपका, इसकी वजह से इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, क्रस्ट वाले पार्ट में आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो इसमें बेसिकली क्या करना है, जो लैंड वाला पार्ट है इसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स लिख के लिथोस्फेयर करके, कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें एक लैंड कंपोनेंट भी होता है। जो लैंड होती है उसकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, वो सब जगह सेम नहीं होती। फिर लैंड जो है वो रॉक से बनी होती है, रॉक्स भी सब जगह सेम नहीं होती, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं, ठीक है। जो आपके वॉल्केनिक इरप्शन वाले एरियाज़ हैं वहाँ अलग टाइप ऑफ रॉक मिलेगी, जो इंटीरियर है वहाँ अलग मिलेगी। फिर मिनरल कंपोजिशन भी सेम नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे ना लैंड फॉर्म्स को ये कर रखा है, 3 नाम दे रखे हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि जो आपकी लैंड फॉर्म्स होती हैं वो प्राइमरी ऑर्डर, सेकेंडरी ऑर्डर और टर्शरी ऑर्डर, ठीक है। मतलब ऐसे लिखेंगे ना, प्राइमरी ऑर्डर की लैंड फॉर्म्स। प्राइमरी ऑर्डर की लैंड फॉर्म्स कौन सी होती हैं, जो आपकी कॉन्टिनेंट्स है,
और जो आपकी ओशन वाली, ऊपर पानी है ना ओशंस का, तो नीचे तो धरती होगी, ठीक है। तो पूरे कॉन्टिनेंट्स को, और जो ये ओशन वाली फ्लोर है, ये बेसिकली क्या हो गया आपकी प्राइमरी ऑर्डर है, मतलब ये सबसे बड़ी है। सेकेंडरी ऑर्डर क्या होती है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से, मतलब मैग्मा वगैरह अंदर अर्थ के अंदर की वजह, अंदर में कुछ अगर गड़बड़ हो रही है तो उसकी वजह से जो ऊपर चेंज आएगा ना, वो सेकेंडरी वाली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बेसिकली कौन कौन सी आ जाएंगी इसमें, जैसे इस कॉन्टिनेंट पे क्या बन जाएगा, पहाड़, प्लेट्यू और प्लेन्स, ये वाले आपके कौन से होते हैं, सेकेंडरी फीचर। और टर्शरी में क्या आता है कि इनमें भी आपको और फीचर्स देखने को मिल गए, यानी अब इन पे भी प्लेन एरियाज़ में भी अलग अलग फीचर्स मिल गए, ठीक है। जैसे प्लेन एरियाज़ में आपको डेल्टा मिल जाएगा, मेंडरिंग करती हुई रिवर्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली इसी को इसने मैक्रो कहा है कि ये बड़े लैंडफॉर्म्स हैं, इसको मेसो कहा है कि ये बीच के हैं, और टर्शरी सबसे छोटे फीचर्स, ठीक है। समझ आ जाएगा ये। मैक्रो लैंडफॉर्म्स में आपके कॉन्टिनेंट्स होते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने। फिर मेसो स्केल पे क्या होता है, इन्हीं कॉन्टिनेंट्स पे फिर क्या बनते हैं आपके माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स। प्लेन्स में भी अगर आप और जूम करके देखोगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। अच्छा, आपने वी शेप वैली पढ़ी होगी, यू शेप वैली पढ़ी होगी, ठीक है। ये अलग अलग फीचर्स होते हैं। विंड अगर हवा में सैंड उड़ा के लाती है तो वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर देती है, तो ड्यून्स बन जाते हैं, छोटे छोटे माउंटेन्स बन जाते हैं, रेत के टीले बन जाते हैं, ठीक है। कहाँ बनेंगे ये, कॉन्टिनेंट्स पे, प्लेन एरियाज़ में, डिज़र्ट वाले एरियाज़ में, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। उसके बाद है लिथोस्फीयर अकाउंट्स फॉर अबाउट 29%, ठीक है। आपको पता है कि जो आपकी अर्थ है इसमें से 29% पे लैंड है और बाकी 71% आपका ओशन है, ठीक है। तो इसीलिए जो लैंड पार्ट है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता है। उसके अलावा और क्या होता है कि जो आपकी लैंड है उसके ऊपर जो चेंजेस आते रहते हैं वो दो फोर्सेस की वजह से आते हैं, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक, जेनेटिक मतलब जिसका ओरिजिन से रिलेटेड है, और एक्सो मतलब बाहर, यानी ऐसी प्रोसेस जो बाहर से काम कर रही हैं। और एंडो मतलब इनसाइड, जेनेटिक मतलब ओरिजिन, मतलब जिनका ओरिजिन अंदर से हुआ है, ठीक है। तो जैसे आपका वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उसका ओरिजिन कहाँ से है, अंदर के मैग्मा से, तो ये आपकी क्या होंगी, एंडोजेनेटिक फोर्सेस। बट हवा अगर बह के जा रही है तो वो क्या करती है, इसको तोड़ने की कोशिश करेगी, तो ये बेसिकली क्या आपकी एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस। इनमें बेशक मत जाना, बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि लिथोस्फीयर कंपोनेंट्स में आपके क्या क्या होते हैं, लैंडफॉर्म्स होते हैं, अलग अलग रॉक्स होते हैं, अलग अलग मिनरल्स होते हैं, हर जगह अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। और लैंड जो है वो आपकी 29% एरियाज़ में फैली हुई है। आपके जो लैंडफॉर्म्स होते हैं अगर इसमें ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। बड़ी लैंडफॉर्म्स होते हैं, उन बड़ी पे फिर और छोटे फीचर्स होते हैं, और उन छोटों पे भी और छोटे फीचर्स होते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये वाला पार्ट मत देखना, ठीक है। ये वाला आपके काम का नहीं है, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए हो जाएगा, ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। और ये एलिमेंट्स हमने कर ही लिए हैं, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं, और ये हमने कर लिया था रॉक्स। अच्छा देखो, एक और वर्ड एक और आ सकता है इसमें। अब जो रॉक्स होते हैं उन्हीं का तो जब चूरा हो जाता है, जब उनको उनकी वेदरिंग हो जाती है, ठीक है, उन्हीं की वेदरिंग से फिर क्या होता है, जो आपके रॉक्स होते हैं वो टूट फूट जाते हैं, चूरे में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत फाइन ग्रेन्स, फाइन सेडिमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसमें वाटर कंटेंट ऐड हो जाता है, माइक्रोब्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है, और भी असेंशियल चीज़ें ऐड हो जाती है। अब जो ये सिर्फ पत्थर का चूरा नहीं रहा, अब ये एक ऐसा कंपोनेंट बन गया है जो लाइफ को सर्वाइव करने में मदद कर सकता है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स को हेल्प करता है। तो जो सॉइल है वो बेसिकली क्या है, आपके रॉक्स को ही टूट फूट के जो उनका चूरा होता है, उनकी वेदरिंग से आपकी जो होती है क्या बनती है, सॉइल फॉर्मेशन होती है। बट अगर सिर्फ रॉक्स का ही चूरा है और उसमें कोई भी वाटर कंपोनेंट नहीं है, गैसेस नहीं है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, तो वो सिर्फ डस्ट होगी, वो सिर्फ धूल होगी। यानी रॉक्स का चूरा प्लस उसमें कुछ वाटर कंपोनेंट्स प्लस उसमें गैसेस ऐड हो जाना प्लस उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स का हो जाना, ये सब कंप्लीटली मिलके आपकी सॉइल बनाते हैं। और जो आपकी सॉइल है वो भी हमने देखा कि अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग होती है। कहीं पे सॉइल ब्लैक सॉइल है, कहीं रेड सॉइल है, कहीं लेटराइट सॉइल है, ठीक है। कहीं माउंटेन है तो माउंटेन सॉइल है।
तो अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल हमारी देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये वाला मत करना। तो बेसिकली जो लैंड कंपोनेंट है इसमें आपका क्या स्ट्रक्चर रहेगा कि जो आपकी लैंड है, लैंड कंपोनेंट जो होता है वो वेरी करता है। ठीक है, सबसे पहले लैंड फॉर्म वाला पार्ट हमने देख लिया था कि लैंड फॉर्म भी जो होती है अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग होती है। माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, प्लेन्स होते हैं, या फिर अगर आपके फीचर्स करना चाहो लैंड फीचर्स तो वो कर सकते हो कि मैक्रो लेवल पे आपके कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कॉन्टिनेंट्स में मैसो लेवल पे आपके प्लेट्यू, माउंटेन्स, प्लेन्स होते हैं, फिर माइक्रो लेवल पे इन्हीं पे भी और भी अलग अलग फीचर्स होते हैं जैसे सैंड ड्यून। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लैंड रॉक से बनी होती है तो अलग अलग रॉक्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। उसके बाद क्या आता है फिर आपका, रॉक्स किससे बने होते हैं, मिनरल्स से। मिनरल्स किससे बने होते हैं, एलिमेंट्स से। एलिमेंट्स हमारे मेन 8 एलिमेंट्स होते हैं, वो हमने डिस्कस किया, और मिनरल्स होते हैं। फिर रॉक्स आपकी सॉइल फॉर्मेशन में भी मदद करती हैं। रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन हो जाए, ठीक है, रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन प्लस यानी रॉक्स का चूरा हो जाए, प्लस उसमें वाटर कंपोनेंट ऐड हो जाए, उसमें एयर कंपोनेंट ऐड हो जाए, उसमें माइक्रोब्स ऐड हो जाए, तो वो सब क्या करते हैं, आपका सॉइल बना लेते हैं। देखो वाटर कंपोनेंट तो आपको चाहिए होता है ना, आप पौधे भी लगाते हो तो पानी देते हो या सिर्फ खाली मिट्टी में कर देते हो, मतलब खाली डस्ट में थोड़ी उगाते हो, उसमें वाटर भी होना चाहिए। और एयर कंपोनेंट तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो सॉइल के अंदर जो जीव रह रहे हैं, सपोज अर्थवॉर्म रह रहा है, अब जब बहुत हैवी रेनफॉल होती है, बहुत तेज़ बारिश आती है, तो क्या होता है, जो सॉइल होती है उसके सारे जितने भी पोर्स होते हैं वो पानी से भर जाते हैं, तो वहाँ पे जो गैस एयर कंपोनेंट है वो कम हो जाता है। इस वजह से जो ये आपके अर्थवॉर्म्स या बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में रहते हैं वो क्या होते हैं, उस टाइम पे हमें दिखेगा कि ये सरफेस पे घूमने लगे हैं, या स्नेक्स वगैरह ये सब धरती से बाहर आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि एयर कंपोनेंट की जो था वो, उसके जो पोर्स थे, जो जगह खाली थी एयर के लिए, उन सब में अब क्या भर गया, पानी, तो ये बाहर आ जाते हैं। तो एयर कंपोनेंट भी ज़रूरी होता है, वहाँ में जो माइक्रोब्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, उनको सर्वाइव कराने के लिए। तो ये कम्प्लीटली मिलके आपके क्या बनाते हैं, सॉइल बनाते हैं। तो सॉइल सिर्फ रॉक्स का चूरा नहीं है, रॉक्स का खाली चूरा देखोगे तो वो सिर्फ क्या होती है, डस्ट होती है, धूल होती है, जो आप बाहर खेल के आओगे तो आपकी बॉडी पे लगी मिलेगी, वो डस्ट होती है। ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट। देखो अब क्या होता है कि सपोज़ ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ के चारों ओर, अर्थ को किसने घेर रखा है, ये आपकी अर्थ है, अर्थ को चारों ओर किसने घेर रखा है, गैसेस ने। ठीक है, तो इसी गैस के गोले को जिसने अर्थ को घेर रखा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। स्फेयर का मतलब होता है गोला, एटमॉस होता है गैसेस, तो गैसेस का गोला जिसने अर्थ को चारों ओर से घेर रखा है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट भी ऑब्वियसली, अगर आप खड़े हो तो आपको किसने घेर रखा है इस वक्त, एटमॉस्फेयर ने, गैसेस के गोलों ने घेर रखा है। ठीक है, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, तो ये किसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, आप एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो। उसके बाद क्या है, हाँ, एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट जो है ये सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स हैं। अच्छा देखो, जो आपका एटमॉस्फेयर कंपोनेंट होता है ना, कई जगह, हाँ, सपोज़ ये आपकी अर्थ है, अर्थ के चारों ओर ये आपका एटमॉस्फेयर है। अब जो ये एटमॉस्फेयर होता है, ये एटमॉस्फेयर जो है गैसेस का गोला है, इसको अलग अलग लेयर्स में बांट दिया हमने, अलग अलग नाम दे दिए हैं। ठीक है, जो पास में वो ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, शोभ मंडल, ये आपकी ट्रोपोस्फेयर, ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, ये आपकी मेसोस्फेयर, और ये आपकी थर्मोस्फेयर। ठीक है, तो जो ये स्ट्रेटोस्फेयर होती है ना, इसमें आपकी ओजोन गैस मिलती है, ऐसे ऐसे अर्थ को चारों ओर से घेरे हुए, इस स्ट्रेटोस्फेयर में। ये क्या है आपकी ओजोन, ओजोन गैस कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फेयर में है, किसमें, यानी एटमॉस्फेयर की ही एक लेयर है, तो उसमें आपकी ओजोन गैस है। और ये ओजोन गैस क्या होती है, जब सूरज से जो रोशनी आती है उसमें जो यूवी वाली पार्ट है ना, यूवी रेज वाला पार्ट है, उसको ये रोक लेती है। मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, तो जो यूवी रेज है वो धरती तक नहीं आ पाती। ठीक है, तो
तो ये यहाँ पे क्या रखा है कि एक तरीके से फ़िल्टर का भी काम करता है, हमें जो यूवी रेज़ हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसलिए देखो एटमॉस्फेयर सिग्निफिकेंट तो है ही हमारे, तो हमें इसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ये सब हम पढ़ते हैं। उसके बाद देखो जो एटमॉस्फेयर है आपका, एटमॉस्फेयर है जो आपका, उसको बेसिकली मैं क्या कर सकती हूँ, पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। उसके जो कॉम्पोजिशन है, अब एटमॉस्फेयर भी किसी चीज़ से मिलके बना है ना, एटमॉस्फेयर में कह रही हूँ, तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है, ड्राई गैसेस होती हैं, ड्राई पार्ट होता है, या फिर फिक्स्ड पार्ट होता है इसका, और दूसरा पार्ट क्या होता है, वेरिएबल पार्ट होता है जो चेंज होता रहता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन कर रहे हैं अब हम, जैसे एनवायरनमेंट की कॉम्पोजिशन कर रहे हैं ना, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स, ऐसे ही एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ड्राई गैसेस भी होती हैं और वेरिएबल गैसेस भी होती हैं। ड्राई गैसेस इनको हम फिक्स्ड बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स है, कि जो नाइट्रोजन है वो 78% ही मिलेगा। सपोज़ अगर ये हवा है, ये 100% अगर इसमें मैं लेके चलूँ, तो इसमें से जो 78 हिस्से में नाइट्रोजन मिलेगा, ठीक है, 21 हिस्सों में ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, तो ये कंपोजिशन क्या है, ये इसकी फिक्स है। तो ड्राई गैसेस में आपकी क्या क्या आते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बाकी सारी गैसेस जिनकी कंपोजिशन क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, वेरिएबल पार्ट। ये क्या होता है, ये वेरी करता रहता है, बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है। ये भी कर सकता है, बट ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं इसको ये वाली प्रोपोर्शन में आने के लिए, कि नाइट्रोजन 78% हो गया, ऑक्सीजन 21% हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज 0.03 है। तो इसको आने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, बट वेरिएबल पार्ट जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है। इसमें आपके क्या क्या आते हैं, वेपर्स। ठीक है, वेपर्स क्या होते हैं, जो नमी। ठीक है, उसके बाद वेपर्स हो गए, और जो आपकी डस्ट होती है, डस्ट, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंस्ट्रक्शन एरिया में जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट मिलेगी, किसी शांत एरिया में जाओगे तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स इतने नहीं होंगे, तो ये वेरी कर गया। वेपर्स क्या होंगे, जहाँ पे अच्छी वाटर बॉडीज़ होंगी, टेम्परेचर होगा, वहाँ वेपर्स ज़्यादा हो जाएंगे। और तुम जाओ एक रेगिस्तान जैसे इलाके में, तो वहाँ पे पानी ही नहीं है, तो हवा में नमी कैसे होगी। ठीक है, तो ये क्या है, वेरिएबल पार्ट है। ये क्या, कंपोजिशन फिक्स है। ठीक है, अगर यहाँ पे 78% मिल रहा है, तो आप धरती के किसी भी कोने में जाओगे तो ऑलमोस्ट प्रोपोर्शन यही रहता है। अच्छा, ये आप लिख सकते हो, जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो आपकी एटमॉस्फेयर है वो किस किस से बनी है, गैसेस से, वेपर से, और पर्टिकुलेट्स या फिर आपके डस्ट पार्टिकल्स, इन सब से मिली है। ठीक है, तो गैसेस में हमने ड्राई गैसेस कर ली थी कि कंपोजिशन फिक्स रहती है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, जो कि 99% ऑफ एटमॉस्फेयर बना लेते हैं। बचे 1% पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, जिनोन, ओजोन, ये सब होते हैं। उसके बाद वेपर्स क्या होते हैं, वेपर्स नमी होती है। नमी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर जितना होगा और वाटर बॉडीज़ की अवेलेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। बट फिर भी इसकी जो ओवरऑल मान के चलते हैं वो हम कितने, 0 to 5, या फिर 0, तो देखो एग्जैक्ट 0 तो नहीं होता, कुछ ना कुछ परसेंट तो नमी की होती है, तो 0.1% या 0.01% से 4-5% के अराउंड ये वेरी करती है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या आता है, हाँ, आपने पढ़ा होगा कि आपकी अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच से हमने एक लाइन निकाल रखी है इमेजिनरी, इसको आपका इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, और ये क्या आपके पोल्स बोलते हैं। अब देखो इक्वेटर से पोल्स पे जाते जाते हैं तो ठंड बढ़ती जाती है, ठीक है, टेम्परेचर कम होते जाते हैं, बर्फ़ जमी रहती है ना, ठीक है, तो यहाँ पे ठंड बढ़ती जाती है, इसलिए क्या होता है, इवेपोरेशन हो नहीं पाएगी। इवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर बॉडी प्लस बढ़िया गर्म टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। तो इक्वेटर के आसपास क्या होता है, हाई टेम्परेचर मिल जाता है, वाटर बॉडीज़ मिल जाती है, तो जो आपके वेपर्स होते हैं वो इक्वेटर से पोल्स जाने में कम मिल लेंगे। यहाँ पे आपके ज़्यादा होते हैं, फिर कम 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 कम, यहाँ पे आपके वेपर्स कम मिलते हैं, नमी हवा में कम होती है। ठीक, उसके बाद क्या आते हैं, गैसेस वाला पार्ट हमने कर लिया, ह्यूमिडिटी कर लिया। अच्छा हाँ, एटमॉस्फेयर में हमारे क्या क्या हुई फिर, गैसेस होती हैं, ह्यूमिडिटी होती है, और सनलाइट, ठीक है, और आपका टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। आज के टाइम पे क्या आ रहा है, हम कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो वो बेसिकली क्या है कि ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, अर्थ के लेवल पे वार्मिंग बढ़ रही है। तो ये जो वार्मिंग है वो हम कहाँ की देखते हैं, एटमॉस्फेयर की,
यानी हमारे ये अर्थ है तो हमारे आसपास की जो गैसेस का गोला है ये गर्म होता जा रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर भी इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी एटमॉस्फेयर कंपोनेंट का, ठीक है। टेम्परेचर भी आपका इक्वेटर से पोल्स जाने पे कम होता है और आपकी जो वेपर्स हैं वो भी इक्वेटर से पोल्स जाओगे तो कम होगा, ठीक है। इसमें से लिख लोगे। उसके बाद क्या आता है आपका वाटर कंपोनेंट आता है। वाटर कंपोनेंट में क्या होता है, वाटर कंपोनेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली हम एयर कंपोनेंट तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके बाद वाटर कंपोनेंट भी इम्पॉर्टेंट है, ऑब्वियसली हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट्स की सर्कुलेशंस में भी हेल्प करता है। ऑब्वियसली पानी में कोई चीज़ घुल जाती है तो ईजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाती है। उसके बाद जो वाटर कंपोनेंट होते हैं वो हमारे सरफेस पे भी मिलता है, यानी अर्थ के सरफेस पे भी होता है पानी, सरफेस के नीचे भी होता है पानी, और ओशंस में तो होता ही है। ओशंस में हमारे 71% वाटर ही है, ठीक है। हमारी धरती का 71% हिस्सा क्या है, ओशन है। अब देखो सरफेस वाटर में आपका क्या क्या हो सकता है, रिवर या फिर कोई लेक बनी हुई है, ठीक है, या फिर तुमने कोई टैंक बना दिया है। ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, ये सरफेस वाटर के एग्जाम्पल्स है। ग्राउंड वाटर क्या है, तुम ट्यूबवेल निकाल के लगा के जो पानी निकालते हो वो क्या है आपका, ठीक है, ग्राउंड वाटर है। अच्छा हाँ, एक बार क्लास में किसी बच्चे ने जो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड डाटा का क्वेश्चन उठा था ना, कि वो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड डाटा मिलता है कि नहीं। तो हाँ, ये जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है ना, वो ग्राउंड वाटर का डाटा कलेक्ट करती है। तो वहाँ पे उसकी साइट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, होता है, ये अवेलेबल होता है। एंड आई थिंक 3-4 बार कुछ साल में कुछ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स ये वाटर कलेक्ट करते हैं, लाइक बिफोर मानसून, आफ्टर मानसून, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वो देख लेना। उसके बाद क्या होता है, जो सरफेस वाटर है इसको पानी कहाँ से मिलेगा, बारिश हो गई उससे मिल जाएगा, ग्लेशियर्स का पानी पिघलेगा उनसे मिल जाता है, और या फिर नीचे ग्राउंड वाटर था वो भी रिस रिस के ऊपर आ जाए उससे भी मिल सकता है, ठीक है। ओशियंस में भी पानी होता है, ठीक है। अब देखो ओशियंस जो होते हैं, लेकिन इनका जो पानी होता है वो कैसा होता है, सॉल्टी वाटर होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स होते हैं, हम कंज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन इंसान टेक्नोलॉजी तो लगा ही रहा है कि इस सॉल्टी वाटर को साफ़ करके और जो सॉल्ट है वो वापस समुद्र में फेंक देते हैं और साफ़ पानी करके पी लेते हैं। तो जो कंट्रीज़ आपकी ऐसी है ना जो समुद्र से घिरी हैं और उनके पास रिवर का कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, जैसे आपकी ये अरेबियन पेनिनसुला वाली हैं, ठीक है, इनके पास क्या है, सॉल्टी वाटर से घिरी हो और अंदर कोई रिवर भी नहीं है मेजर जहाँ से पानी मिल सके, तो ये बेसिकली इन्हीं वाटर को प्योरीफाई करके पीते हैं, ओशन वाटर को, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपकी हाँ, ये करना चाहो तो कर लेना, बट ऐसे ही है कि जो सपोज़ ये आपका ओशन है, ओशन में 200 मीटर गहराई तक जाओगे ना तो यहाँ तक रोशनी आ जाती है, सूरज की रोशनी यहाँ तक दिखेगी, तो आपको रोशनी रोशनी दिखती है, तो इसको फोटिक जोन बोलते हैं, ठीक है, कि रोशनी यहाँ तक आ रही है। फिर 200 से 1000 मीटर तक आपकी रोशनी जो है वो, उसके बाद क्या होती है इसके बियॉन्ड आपकी, या 1000 नहीं, सीधा कर लेना कि इसके बियॉन्ड रोशनी, सूरज की रोशनी ज़्यादा अंदर तक नहीं घुस पाती, तो यहाँ पे अंधेरा 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 दिखेगा, तो ये आपके एफोटिक जोन होते हैं, ठीक है। तो यही है बेसिकली आपका वाटर कंपोनेंट में। तो वाटर कंपोनेंट में बेसिकली क्या होगा कि आपका जो एनवायरनमेंट है उसमें जो वाटर कंपोनेंट होता है वो वेरी करता है, अलग अलग फॉर्म्स में होता है, कहीं पे रिवर्स की फॉर्म में होता है, कहीं पे लेक्स की फॉर्म में होता है, कहीं पे ग्राउंड वाटर की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अलग अलग वेरी करेगा। सपोज़ मैं माउंटेन वाले एरियाज़ में रह रही हूँ तो मुझे रिवर्स ज़्यादा देखने को मिलेगी मेरे एनवायरनमेंट में, जबकि अगर मैं बिल्कुल डिज़र्ट में रह रही हूँ तो मुझे वहाँ रिवर्स वगैरह नहीं दिखेंगी, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मेरा जो कंपोनेंट है, वाटर कंपोनेंट है, वो एक डिज़र्ट और एक माउंटेन एरिया में कितना अलग है। यहाँ पे मुझे रिवर की फॉर्म में पानी पानी दिख रहा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं। और अगर मैं ओशन के आसपास रहती हूँ तो मुझे तो बहुत सारा ही पानी दिखता है, ठीक है, लेकिन वो कैसा है, सॉल्टी वाटर है, समझ रहे हो। एनवायरनमेंट मतलब बेसिकली क्या है, आपकी सराउंडिंग को बोलते हैं। देखो सराउंडिंग किसकी, यहाँ पे मेन किसको बीच में लेके चल रहे हैं, इंसान की, तो इंसान की सराउंडिंग, तो इंसान है हमारा, इंसान की सराउंडिंग में कौन कौन है, लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों है। हमने अब तक क्या कर लिया, नॉन लिविंग पार्ट हमने कर लिया कि इंसान के चारों ओर क्या है, गैसेस हैं, टेम्परेचर है,
सनलाइट है, आपका वाटर है, लैंड है। ठीक है, अब हम करेंगे कि जीवित चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ है जिसने इंसान को घेर रखा है। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आपके क्या क्या आ जाते हैं, आपके प्लांट्स आ जाएंगे, आपका एनिमल पार्ट आ जाएगा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो जो प्लांट वाला पार्ट है इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो सबसे पहले समझो, एक प्लांट है, एक एनिमल है। ठीक है, तो जो प्लांट वाला पार्ट है ये बेसिकली क्या होते हैं, प्लांट आपने पढ़ा होगा कि प्लांट कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये खाना खुद बनाते हैं, ये बाहर के किसी सोर्स पर डिपेंड नहीं रहते। ठीक है, सनलाइट ली, ठीक है, प्रोड्यूसर से कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। ठीक है, फोटो मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में, सिंथेसिस मतलब बनाना, सनलाइट की प्रेजेंस में बनाना, खाना बनाना ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। इसलिए क्या है, प्रोड्यूसर्स। बेसिकली क्या होता है, सन से जो रोशनी आती है प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं और धरती सॉइल से जितने भी मिनरल्स, वाटर, सब कुछ चाहिए होता है उसको लेते हैं और सनलाइट की दोनों की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स करते हैं। तो ये आपके क्या होता है, प्लांट किंगडम में आते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी हमारे प्लांट किंगडम में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, तो इनको कीमोट्रोप्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है ना, जो आपका प्लांट सिस्टम है ये बेसिकली क्या है, आपके प्राइम प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, सबसे पहले यही चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, फोटोट्रॉप्स और आपके कीमोट्रॉप्स। ठीक है, फोटोट्रॉप्स जो आपके सनलाइट को यूज़ करके, जैसे आपके प्लांट्स, कीमोट्रॉप जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स प्रोड्यूसर नहीं होते, ये क्या होते हैं, ये कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स जो थे वो हमारे क्या थे, ऑटोट्रॉप्स थे, ये खुद बना रहे थे अपना खाना। ये हेटेरोट्रॉप्स होंगे, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, इसकी वजह से फिर हमारे अलग अलग तरीके के कंज्यूमर्स हो जाते हैं, जैसे हर्बीवोर्स, आपके कार्निवोर्स और आपके ओमनिवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। कार्निवोर्स जो इन हर्बीवोर्स पे डिपेंड करते हैं या फिर किसी और एनिमल्स पे। ओमनिवोर्स जो कार्निवोर्स को भी खा सकते हैं और हर्बीवोर्स को भी खा सकते हैं। ये शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी और ये सर्वाहारी। ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं हम, जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स बेसिकली हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रो बड़े बड़े और माइक्रो। ठीक है, मैक्रो कंज्यूमर्स, माइक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स में हमारे हार्बीवोर्स आ गए, कार्निवोर्स आ गए, ओमनिवोर्स आ गए और इन्होंने जो दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, सैप्रोफाइट्स। उसके बाद क्या आता है आपका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या आएंगे, आपके बैक्टीरिया, फंगाई। ये बेसिकली किसका काम करते हैं, ये काम करते हैं डिकम्पोजिशन का। ठीक है, आपके स्कैवेंजर्स भी इसमें आते हैं। ठीक है, देखो हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स जो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स जो दूसरे जीवों को खाते हैं, ओमनिवोर्स जो दोनों खा सकते हैं, स्कैवेंजर्स जो डेड बॉडीज़ को खाते हैं। ठीक है, जैसे आपके वल्चर वगैरह हो गए। ठीक है, मतलब जो मरे हुए डेड बॉडी पड़ी है उसको खाते हैं। फिर देखो इनमें से भी कुछ बहुत छोटी चीज़ें तो अभी भी रह गई, तो उनको कम्प्लीटली डिकम्पोज करने का काम क्या होता है, जो माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं आपके बैक्टीरिया, फंगाई, जो इनको और डिकम्पोज कर देते हैं और ये वापस से किस में मिल जाता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में वापस ऐड हो जाता है और फिर से प्लांट्स में जाते हैं, फिर इसको कोई खाता है, फिर वो डिके होता है और फिर से उनमें से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, फिर वो सॉइल में जाते हैं और फिर से ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो इसमें लिख लोगे कि बायोटिक कम्युनिटी में आपके प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। प्लांट्स को आपका प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये ऑटोट्रोप्स होते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें कीमोट्रोप्स बोलते हैं, ये भी प्लांट किंगडम का ही पार्ट है।
प्रोड्यूसर्स का ही पार्ट है। उसके बाद एनिमल्स होते हैं, ये कंज्यूमर्स होते हैं, ये हेटरोट्रोप्स होते हैं, ठीक है। ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ये आपके मैक्रो भी हो सकते हैं, माइक्रो स्केल के भी हो सकते हैं। मैक्रो में आपके हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड स्कैवेंजर्स हो सकते हैं। उसके बाद आपकी माइक्रो में आपके बैक्टीरिया, फंगई जो आपके डिकम्पोज करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये समझ आ गया। उसके बाद इन्होंने बेसिकली इसी को थोड़ा एग्जेजरेट कर रखा है कि प्लांट कम्युनिटी। देखो यहाँ पे एक और चीज़ समझ लो, आपकी एक स्पीशीज़ होती है, ठीक है। स्पीशीज़ क्या होती है? ये बेसिकली बायोलॉजिकल स्पीशीज़, ठीक है, उससे है। स्पीशीज़ क्या होती है? जिसमें आपकी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम उसको कहते हैं कि वो एक स्पीशीज़ है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले क्या होता है, वो इंटरब्रीड कर सकें, प्लस उनके जो यंग वंस, इसकी वजह से जो वो यंग वंस जो आए वो फर्दर पॉपुलेशन को सस्टेन कर सके। इन दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती है तो हम क्या कहते हैं, वो एक स्पीशीज़ हैं, ठीक है। मतलब दोनों आपस में इंटरब्रीड कर सके और उनसे जो बेबी निकल के आए, जो बच्चे निकल के आए, वो फर्दर कंटिन्यू कर सके। फॉर एग्जांपल एक हॉर्स और एक डोंकी, इनसे इनको इंटरब्रीड करा के आप एक बेबी तो प्रोड्यूस कर सकते हो, बट वो बेबी फर्दर कोई जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज वो नहीं कर सकता इसमें, ठीक है। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी ज़रूरी होती हैं और ये सिर्फ कभी हो सकता है एक हॉर्स और दूसरा भी हॉर्स हो, तभी जो बेबी आएगा वो फर्दर और हॉर्स ला सकता है, ठीक है। तो स्पीशीज़ क्या होती हैं, दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद ही उन्हें हम एक स्पीशीज़ का पार्ट मानते हैं कि इंटरब्रीड कर सके और वो अपने जैसे यंग वंस को फर्दर कंटिन्यू कर सके, ठीक है। तो इसको मैं कैसे शो कर सकती हूँ, सपोज ये है, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, ये क्या है, हमारे स्पीशीज़। अब क्या होता है कि एक ही जैसी स्पीशीज़ हैं, बट अब यहाँ पे अलग अलग स्पीशीज़ आ गई, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ आ गई। तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, मतलब यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी। अब देखो यहाँ पे ए स्पीशीज़ भी है, बी स्पीशीज़ भी है, सी स्पीशीज़ भी है। अब ये अलग अलग आ गई तो ये क्या बन गई, कम्युनिटी, ठीक है, समझ गए। तो आपकी क्या है, सबसे पहले एक स्पीशीज़ है और एक ही स्पीशीज़, अच्छा ये एक स्पीशीज़ है, एक स्पीशीज़ की ही देखो एक ये पॉपुलेशन जो है, ये क्या है, पूरी सिर्फ एक स्पीशीज़ की पॉपुलेशन है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आपकी अलग अलग स्पीशीज़ की पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करती है, देखो ये पॉपुलेशन अलग स्पीशीज़ की है, ये अलग स्पीशीज़ की है, ये अलग स्पीशीज़ की है, तो अगर ये आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी, ठीक है। तो कम्युनिटी कुछ भी नहीं होता है, डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, डिफरेंट लिविंग स्पीशीज़ जो आपस में इंटरेक्ट करें, उससे क्या बनते हैं, कम्युनिटी, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिर उन्होंने बता रखा है कि कहाँ गया, हाँ, जो प्लांट्स होते हैं वो भी अपना सोशल ग्रुपिंग्स में ही रहते हैं, है ना, ग्रुप्स में रहते हैं। जैसे एक पेड़ है तो उसके आसपास और पेड़ हो जाएंगे, ठीक है। तो पेड़ जब अपने ऐसी ग्रुपिंग्स बना लेते हैं और उस ग्रुपिंग में अलग अलग स्पीशीज़ होते हैं, सपोज़ ये आम का पेड़ है, ये मैंगो का पेड़, सॉरी ये जामुन का पेड़ है, ये किसी और चीज़ का पेड़ है, ठीक है। तो ये अलग स्पीशीज़ है प्लांट्स की, ये अलग प्लांट स्पीशीज़ है, ये अलग है, तो ये तीनों अलग अलग हैं और ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक साथ रह रही हैं। तो ये बेसिकली क्या बनाएगी, प्लांट कम्युनिटी। तो हर एरियाज़ में जो होता है प्लांट्स अलग होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, उनकी कम्युनिटी अलग होती हैं, ठीक है। या उसके बाद आप पढ़ के देखना, तो ये थोड़ा सा एग्जेजरेट करके, मतलब पढ़ना हो तो ठीक है, बट इसमें वही है, वही बात है, ठीक, ठीक है। तो आपका समझ आ गया बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होते हैं, प्लांट्स कंपोनेंट्स होते हैं और आपके एनिमल कंपोनेंट्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद एनिमल में उन्होंने यही लिख रखा है, ठीक है। ये टर्म कर लेना कि होलोजोनिक क्या होता है, जो who take their food through their mouths. All the big animals like elephants, cows, camels, lions, etc. are included in this category. जो मुंह से खाना खाएं, ठीक है। वरना छोड़ो, जितना इतना बताया है इतना भी लिख लोगे, वो सफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या
समझ में आया? अच्छा, इसके बाद ये पार्ट बंद करना, टर्म्स अपना पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो यहाँ से क्या समझ आया कि जो आपके, एक सेकेंड, ऊपर चार्ट है, ओके। तो बेसिकली अगर आपके कंपोनेंट्स देखे जाएं तो आपके कौन कौन से होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। एनवायरनमेंट में आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें आपकी लैंड पार्ट होता है, वाटर पार्ट होता है और गैसेस पार्ट होता है, एटमॉस्फेरिक पार्ट होता है। फिर बायोटिक में हमने आपके प्लांट्स वाला पार्ट कर लिया, जिसको फ्लोरा बोल सकते हैं, और एनिमल वाला पार्ट फोना बोल सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एनवायरनमेंट से दिखा रखा है, आप कंपोनेंट बताओगे तो यहाँ पे कंपोनेंट वर्ड लिख लेना, ठीक है। और उसके बाद लिथोस्फेयर में हमने कर लिया था कि लैंड कंपोनेंट हर जगह सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। वाटर कंपोनेंट भी हर जगह सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। फिर हमने उसको थोड़ा और डिटेल में बता दिया कि कितने तरीके की वाटर बॉडीज़ हो सकती है, कहाँ कहाँ हो सकती है, सब बताया। उसके बाद आपका जो एटमॉस्फेयर होता है, इसकी कंपोजिशन अलग होती है, ठीक है, ये वेरी करता है। जो ह्यूमिडिटी होती है डिज़र्ट एरियाज़ में कम होती है, वाटर बॉडीज़ वाले एरियाज़ में ज़्यादा होती है, सब हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद बायोटिक कंपोनेंट्स हमने डिस्कस कर लिया कि आपकी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो कि धरती वाले जो प्लांट्स होते हैं वो अलग होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, यानी जो पानी वाले होते हैं उन वो अलग नेचर के होते हैं, ठीक है। आपने ऑब्वियसली समुद्र में तो इतने बड़े बड़े जाइंट प्लांट्स नहीं देखेंगे ना, जो आपको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में मिल जाएंगे, जो आपको धरती पे मिल जाएंगे, इतने बड़े बड़े तो नहीं होते। वहाँ पे अलग प्लांट किंगडम होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, तो यहाँ का अपना अलग एनवायरनमेंट होता है। उसके बाद फोनल, इसमें आपके लैंड पे भी होते हैं और कुछ एक्वेटिक पानी में रहने वाले जीव भी होते हैं, ठीक है। पानी में रहने वाले में भी दो आ जाते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं और कुछ सिर्फ खारे पानी में ही रह सकते हैं। तो इस बेसिस पे आपके कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ से बस इतना समझ लो कि जो आपका एनवायरनमेंट है वो बेसिकली आपकी सराउंडिंग होती है। देखो यहाँ पे किसकी सराउंडिंग को कंसिडर किया था हमने? इंसान की। हमने बीच में किसको रखा है? इंसान की। हम किसी हम किसी टेबल की सराउंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हमें सिर्फ किसकी सराउंडिंग से मतलब है? एक इंसान की सराउंडिंग से मतलब है। उसके बाद हमने किया कि इंसान की जो सराउंडिंग है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें लिविंग चीज़ें भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। लिविंग में हमने कर लिया बायोटिक बोलते हैं, नॉन लिविंग को हमने देख लिया एबायोटिक बोलते हैं, फिजिकल बोलते हैं या इनऑर्गेनिक बोलते हैं, ठीक है। बायोटिक में हमने प्लांट एनिमल्स देख लिए। अच्छा, एनिमल में एक और कंपोनेंट मैं भूल गई, हाँ वो इसमें कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो वापस इस पे आते हैं। तो हमने अभी तक क्या किया था कि जो एनवायरनमेंट है वो बेसिकली क्या है, फ्रेंच भाषा के शब्द से लिया गया एनवायरनर, ठीक है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका सराउंडिंग हो जाएगी। यहाँ से 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं कि किसके एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर हमने दिया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, बट मोर प्रिसाइसली हम सिर्फ इंसान के एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। किसने घेर रखा है? तो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स ने घेर रखा है। कहाँ घेर रखा है? तो सरफेस पे किसी पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, फिर फाइनल हमारी क्या निकल के आ जाती है कि एनवायरनमेंट मीन्स सम टोटल ऑफ कंडीशंस ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो मैन को सराउंड करते हैं किसी पर्टिकुलर स्पेस में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। फिर यहाँ से इन्होंने स्टोरी बताई थी कि कैसे इंसान जब स्टार्टिंग में था तो उसको चारों ओर से सिर्फ जो फिजिकल एस्पेक्ट्स थे, ठीक है, लैंड एयर और आपके जो बायोटिक कम्युनिटीज़ थी, प्लांट्स, इन्होंने घेर रखा था। पर जैसे जैसे उनकी टाइम बढ़ा, एडवांसमेंट बढ़ी, तो आज के टाइम पे आपको सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फंक्शंस भी देखने को मिलते हैं। इंसान ने चेंज कर दिया है। तो जो आपका एनिमल कंपोनेंट है ना, जो एनिमल कंपोनेंट है उसमें आप हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स ये तो लिखते हो, फिर उसमें आपको एक मैन का भी डालना है कि एनिमल कंपोनेंट में मैन जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि मैन ने अपनी नॉलेज, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इनोवेशंस की वजह से क्या करा है, एनवायरनमेंट के बाकी सभी कंपोनेंट्स में चेंज कर दिया है, ठीक है। आप एटमॉस्फेयर को देख लो, आज पढ़ते हो ना CO2 इंक्रीज हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? मैन की वजह से, ठीक है। हालांकि क्लाइमेट चेंज धरती पे होता हुआ हमेशा से आया है, बट मैन की वजह से बहुत फास्ट हो गया। उसके बाद वाटर कंपोनेंट्स देख लो, वाटर में क्या चेंज कर दिया इंसान ने? वाटर पोल्यूटेड हो रहे हैं, गंगा यमुना इनकी हालत देख लो, ठीक है। गंगा तो चलो ठीक है, यमुना की हालत देख लो। उसके बाद हमने लैंड कंपोनेंट करा था, अपने आसपास ही देख लो, कूड़ा कचरा आराम से दिख जाएगा,
ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो एनिमल कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, उसमें मैन कंपोनेंट है। मैन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि उसने अपनी नॉलेज टेक्नोलॉजी से बाकी सभी कंपोनेंट में चेंज लाया है। ठीक है। उसके बाद और क्या कंपोनेंट थे हमारे? बायोटिक कंपोनेंट्स, प्लांट्स को काट रहा है, आसपास अब दिखते हैं ज़्यादा हरियाली, जंगल बचे हैं बहुत कम। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये मैन के बारे में आपको लिखना है कि मैन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है जिसने बाकी कंपोनेंट्स को चेंज करके रख दिया है। और इसकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट था, जो कभी फिजिकल कंपोनेंट से भरा हुआ था, नेचुरल कंपोनेंट से भरा हुआ था, वो आज किस में चेंज हो गया? अब आज आपको आसपास कल्चरल कंपोनेंट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे अगर आप देखेंगे, आसपास एनालाइज करेंगे और अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो बताएंगे कि पहले ये प्लॉट खाली था, पहले ये एरिया खाली था, यहाँ पे एक पेड़ उगा होता, यहाँ गार्डन था, यहाँ कुछ था, यहाँ कुछ था। बट आज के टाइम पे क्या है, वहाँ हर जगह घर बन चुके हैं, वहाँ हर जगह इंसान की कल्चरल कंपोनेंट्स। कल्चरल क्या होता है? इंसान की वे ऑफ लिविंग, इंसान कैसे रहता है, किन चीज़ों को मानता है। तो अगर वो भगवान को मानता है तो वहाँ पे अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाएगा, मंदिर बनाएगा, ये सब बनाएगा। पढ़ाई करनी है तो स्कूल्स बनाएगा। ठीक है। पॉलिटिकल जो उनकी रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग फिर आपकी पार्लियामेंट बन जाएगी। अगर डेमोक्रेसी है तो पार्लियामेंट देखने को मिलेगी, नहीं है डेमोक्रेसी तो पार्लियामेंट जैसी चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली क्या है कि मैन एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है जिसने फिजिकल जो नेचुरल कंपोनेंट से उनमें चेंज कर दिया है। और आज के टाइम पे जो आपकी डोमिनेंस है वो आपको क्या देखने को मिलती है? कल्चरल कंपोनेंट्स जो हैं, यानी जो आपके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंपोनेंट्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। आसपास आपको रोड्स, रेलवेज़, अलग अलग बिल्डिंग्स ये बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है। ये किया था, ये करना है इसमें। उसके बाद ये वही बात को बार बार बताएगा, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ पढ़ना चाहें तो देख लेना पढ़ के। ठीक है। उसके बाद अगर ऐसे डायग्राम से दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो कि जो आपका कंपोनेंट्स है वो बेसिकली बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स है, फिजिकल कंपोनेंट्स और कल्चरल कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। जो कल्चरल कंपोनेंट्स है वो मैंने ऐड नहीं किया था, वो बेसिकली आप, क्योंकि हमने जो क्लासिफिकेशन लिया वो क्या लिया कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को हमने बायोटिक और एबायोटिक में बांट दिया। तो एबायोटिक में ही आप डाल सकते हो कि कल्चरल कंपोनेंट है, किसकी वजह से? क्योंकि बायोटिक में हमारे पास मैन कंपोनेंट है और मैन ने चेंज कर दिया जिसकी वजह से कल्चरल कंपोनेंट भी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है। तो आप ये डायग्राम भी बना लेना। इसमें बेसिकली इन्होंने क्या करा है, एक साइड पे कल्चरल कंपोनेंट दिखाए, एक पे फिजिकल कंपोनेंट्स दिखाए, एक पे बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स दिखाए हैं। बायोलॉजिकल में वही ऑटोट्रोप्स प्लांट्स आ जाएंगे आपके, और हेटरोट्रोप्स में आपके वही है आपके हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, उस वे में लिख सकते हो। ठीक है। पैरासाइट्स वगैरह ये ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लिखना। कीमोट्रोप्स, ठीक है, फोटोट्रोप्स, कीमोट्रोप्स। उसके बाद फिजिकल में आपके हमने लैंड, एयर, वाटर वाले कंपोनेंट्स किए थे। और कल्चर इंसान की पॉलिटी बनाती है, इकोनॉमी बनाती है और उसकी सोसाइटी। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या है, तो बेसिकली यहाँ से एनवायरनमेंट का मतलब क्या समझ आता है कि एनवायरनमेंट मतलब वो सारी कंडीशंस जिसने आपको घेर रखा है। कौन कौन सी? फिजिकल कंडीशंस। ये आपकी एक है, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि आपको सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस ने भी घेर रखा है। तो आपकी कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी? फिजिकल प्लस कल्चरल एंड सोशल कंडीशंस जिन्होंने इंसान को घेर रखा है, यानी कुल मार के ऑल द कंडीशंस, लिविंग, नॉन लिविंग, फिजिकल और कल्चरल, जिसने इंसान को घेर रखा है वो क्या है? आपका एनवायरनमेंट है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बेसिकली वही कंपोनेंट वाले पार्ट को ही इसमें बता रखा है कि जो आपका एनवायरनमेंट है वो फिजिकल बायोटिक भी हो सकता है और बायोटिक एनवायरनमेंट भी हो सकता है। ठीक है। जो एबायोटिक है उसको हम देखो यहाँ पे एनवायरनमेंट के टर्म्स में नाम दे दिए ना, कि अगर आप लैंड को देख रहे हो अपनी सराउंडिंग में तो वो वाला एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा? लैंड एनवायरनमेंट, आपका लिथोस्फेरिक एनवायरनमेंट। अगर सिर्फ एटमॉस्फेयर को कंसिडर करें तो वो एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट। सिर्फ पानी, वाटर बॉडीज़ को देख रही तो एटमॉस्फेरिक, सॉरी, हाइड्रोस्फेरिक एनवायरनमेंट। ठीक है। तो ये उसी टर्म्स में है। ठीक है। फ्लोरा को देख रही तो फ्लोरल एनवायरनमेंट, फोना को देख रही तो फोनल एनवायरनमेंट। ओके। उसके बाद ये टर्म्स देखना चाहो तो ये वाला, ये जो पैरा है ना, ये आपका ऑप्शनल है, ये पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है।
इसमें टर्म्स कुछ समझ आ जाएंगे। उसके बाद देखो एक फिज़िकल मैन वर्ड दे रखा है इन्होंने, सोशल मैन और एक इकोनॉमिक मैन। फिज़िकल मैन क्या होता है, वही है कि ये बाकी जैसे बाकी बायोलॉजिकल कम्युनिटी है ना, प्लांट्स एनिमल्स, उन्हीं तरह इंसान भी इसका पार्ट है। और ये क्या करता है, जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है, जो उसके आसपास का जो स्पेस है, हैबिटेट है, उससे ही जो चीज़ें लेके ये ज़िंदा रहता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आपका फिज़िकल मैन है, मतलब वो मैन जो फिज़िकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहा है जीने के लिए। फिर सोशल मैन होता है। अब क्या होता है, मैन क्या है, सोशल एनिमल है, इसको ग्रुप चाहिए, इसको अपने जैसे और चाहिए। तो मैन क्या होता है, वो अपने जैसे जो सोशल क्या बोलते हैं, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब चीज़ें बनाता है। ठीक है, उसके बाद आपका इकोनॉमिक मैन क्या होता है, जब इंसान नेचर की फिज़िकल और बायोटिक एनवायरनमेंट से अपनी टेक्नोलॉजी और स्किल्स के थ्रू उनको डिराइव करना, उनको यूज़ करना शुरू कर दे, उनको एज अ रिसोर्स यूज़ करना शुरू कर दे। देखो फिज़िकल मैन क्या है, अभी तो प्रकृति का ही बच्चा है, प्रकृति जो दे रही है उसको यूज़ करके ज़िंदा है। बट अब क्या है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, वो एक्सट्रैक्ट करेगा कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मतलब काइंड ऑफ इकोनॉमिक ओरिएंटेड हो गया इंसान। ठीक है, उसके बाद यही है कि अगर आप फिज़िकल एनवायरनमेंट में सिर्फ क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखेंगे तो आपका क्या क्या हो सकता है कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट हो जाता है, टेम्परेट एनवायरनमेंट होता है, ट्रॉपिकल थोड़ा गर्म एनवायरनमेंट होता है, ठंडा होता है, पोलर बिल्कुल फ्रिजिड एकदम जमा हुआ। ठीक है, उसके बाद ये आपके काम का नहीं है। तो आपको इसमें बेसिकली कैसे करना है, आपको सबसे पहले मीनिंग एंड एनवायरनमेंट के लिए ये वाला पैरा लेना है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि फ्रेंच भाषा के शब्द से लिया गया, इसका मतलब सराउंडिंग होता है। सराउंडिंग, किसकी सराउंडिंग, कौन है सराउंडिंग में और कहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि लिविंग, कुछ कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी सराउंडिंग है, बट कुछ कहते हैं कि मोर प्रिसाइसली हम सिर्फ इंसान की सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। और सराउंडिंग में कौन है, ऑल द कंडीशंस। फिर हमने देखा कि ऑल द कंडीशंस में क्या है, एनवायरनमेंट के सभी कंपोनेंट्स जिसने घेर रखा है। तो हमने कंपोनेंट्स कर रहा था, कंपोनेंट्स में बेसिकली इस तरीके का बना लो और एक ये बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अगर कुछ नहीं समझ आए तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके।